हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन पुस्तक जो 2026 का लेटेस्ट एडिशन है उसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कलेक्शन है उसको हम लोग देख रहे हैं, जिसका पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का। और इससे पहले भी मॉडर्न हिस्ट्री के 3 पार्ट में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो उसे चैनल पर जा कर के ज़रूर देखें। और आज चौथा और लास्ट पार्ट है जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक कैबिनेट मिशन योजना से पहले हो चुका है, आज हम कैबिनेट मिशन योजना से स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक ग्रुप में चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि चैनल में सब्सक्राइबर और व्यू में बढ़ोतरी हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन योजना से। पहला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन का कि कैबिनेट मिशन भारत के लिए भेजा गया था, जिसका क्या उद्देश्य था वो बताना है। पहला क्वेश्चन है कि एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। दूसरा है सत्ता के हस्तांतरण के लिए तथा एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है पाकिस्तान के लिए जिन्ना के मांग के ब्यौरों पर काम करने, तो ऐसा नहीं है। इसमें कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य था सत्ता हस्तांतरण करना और एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना भारत में। तो इस हिसाब से केवल ऑप्शन 2 सही होगा जो हो जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज़ राइट आंसर। देख सकते हैं ये 68 बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए कैबिनेट मिशन 1946 में गठित हुआ, जिसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस थे। और इसमें 2 अन्य सदस्य थे, एक स्टोफर्ड क्रिप्स और एक एवी अलेक्जेंडर। ये वही स्टोफर्ड क्रिप्स है जिनकी अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। देखिए यहाँ पूछ लिया गया, तो वही पैथिक लॉरेंस को यहाँ पे सर पी लॉरेंस लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कैबिनेट मिशन भारत में आया था, कब आया था, तो ये 23 मार्च 1946 को आया था। ठीक है, याद रखिएगा कैबिनेट मिशन भारत जो है कराची में, उस समय कराची जो है भारत का ही भाग था, अभी पाकिस्तान हो गया है। तो वहाँ पे 23 मार्च 1946 को आया, लेकिन ये 24 मार्च को दिल्ली पहुंचा। इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे जो उस समय भारत के राज्य सचिव थे, और 2 अन्य थे, स्टोफर्ड क्रिप्स और एक एवी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो देखिए 3 नाम याद रखिएगा, स्टोफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। बाकी अन्य जो होगा वो नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है, बी जो है वो सही हो जाएगा। रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे कब, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, उस समय। अगला है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे कौन। देखिए यहाँ भी वही क्वेश्चन है, तो पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर याद रखेंगे, बाकी जो अन्य आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। फिर वही पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो देख लीजिए 2 दिया है, एक जे एंड्रयू नहीं होगा यहाँ पे। फिर है वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी, तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और लगभग 1940 से लेकर के 46 तक यहीं रहे। सबसे ज़्यादा कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का यही था, इसलिए इस बीच जो भी घटनाएँ हुई, जो भी सम्मेलन हुआ या वार्ताएँ हुई, वो कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए इन्होंने ही वार्ता किए थे। फिर आता है हमारा अंतरिम सरकार का गठन हुआ 1946 में। तो देख लीजिए कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है ये। वित्त मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री, तो वे थे लियाकत अली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंतरिम सरकार जो है कब हुआ, अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली के पास गया, गृह विभाग सरदार पटेल के पास तथा विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। फिर है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, ये अंतरिम सरकार तब तक के लिए गठित किया गया था जब तक कि संविधान बन करके तैयार ना हो जाए। नेक्स्ट है 46 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो ये खाद्य कृषि विभाग था। देखिए अभी बीपीएससी टीचर में भी पूछा गया है, 9th-10th में 2023 में हुआ था, टीआरई जुलाई में, टीआरई 1 में ही ये पूछा गया है। तो अगर आप टीआरई 4 देने वाले हैं तो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सब। यहाँ पे कलेक्शन इसी से रिपीट होते बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हूबहू रिपीट होते हुए। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था, तो श्रम विभाग किसे सौंपा गया था, बाबू जगजीवन राम को सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बाबू जगजीवन राम इनको बोला जाता है। ठीक है ना, आप लोग पढ़े होइएगा कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थे, उन्हीं के ये पिताजी हैं जगजीवन राम।
अगला क्वेश्चन आएगा फिर कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। तो देखिए रियासत का विभाग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे रियासत थे अलग अलग, उन सबको मिला के एक अखंड भारत बनाना था। उनमें इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर ये नहीं होता तो आज हम लोग को बहुत सारे राज्य में वीज़ा लेकर जाना पड़ता। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से संबंधित क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। देखिए 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ठीक है ना, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की है कि भारत से ब्रिटिश शासन जो है वापस ले लिया जाएगा। कब? जून 1948 तक। ये मतलब आश्वासन दिए थे, लेकिन इतना तीव्र आंदोलन था कि उनको पहले ही करना पड़ा। ये सब उसका डिटेल है, फिर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था। ठीक है, लॉर्ड सदन मतलब होता है वहाँ का, जैसे कि हम लोग का लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो वहाँ भी 2 सदन है इंग्लैंड में, तो एक सदन का नाम लॉर्ड्स का सदन है। तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक वहाँ कब पारित किया गया? तो 16 जुलाई 1947 को। ठीक है ना, 3 जून को इसकी घोषणा हुई थी, 16 जुलाई को वहाँ से पारित कर दिया जाता है। 16 जुलाई 1947 को याद रखिएगा। देखिए ये CDPO के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आता है कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा उनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है ना, और इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा तय हुआ है उसका नाम है रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ लाइन उस सीमा रेखा का नाम रखा गया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा पड़ता है, ये बहुत बार पूछा गया, उसका नाम क्या है? तो रेडक्लिफ लाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि एक आयोग बनाया गया था जिनके नेतृत्व में, उनका नाम था श्री रेडक्लिफ। वो निर्धारित किए थे कि कैसे कैसे सीमा होगा, तो उन्हीं के नाम पर ये कर दिया गया था। अगला है राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो राज्य विभाग की स्थापना बताएं सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। ये मतलब रियासत वगैरह को मिलाने के लिए गृह मंत्री भी यहीं थे उस समय। देखिए माउंटबेटन ने घोषणा की कि विभाजनों उपरांत अस्तित्व में आए 2 देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाले देसी रियासत के प्रश्नों का निपटारा अलग अलग स्टेट डिपार्टमेंट करेंगे। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और VP मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। फिर है हमारा कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारत का विभाजन जब हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक थे, 1940 से लेकर के 46 तक थे, लेकिन जब विभाजन हुआ उस समय नहीं थे। और विभाजन पूछे या फिर आज़ादी पूछे तो दोनों का आंसर विभाजन के समय या आज़ादी के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग, वो है कि वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता 1947 में जो पार्टी के अध्यक्ष थे JB कृपलानी वही किए थे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए सत्ता हस्तांतरित किए जाने का मतलब क्या है? जब अंग्रेजों से सत्ता भारत को मिली, यानी आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तब तो JB कृपलानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। बताया ना कि विभाजन का है, सत्ता हस्तांतरण का है या आज़ादी का है, स्वतंत्रता का है, उस समय कौन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो JB कृपलानी हो जाएगा। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सी पार्टी सत्ता में थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI रख कर लीजिएगा। अभी बताया कि आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछेगा तो उस समय कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? तो एटली थे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्या उस समय भारत को जब आज़ादी मिला उस समय ब्रिटेन में कौन सी राजनीतिक पार्टी की सरकार थी, कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो याद रखिएगा लेबर पार्टी। यानी कहने का मतलब है कि जो क्लीमेंट एटली थे वो लेबर पार्टी से संबंधित थे और ये निर्वाचित प्रधानमंत्री थे उस समय। तो याद रखिएगा कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली थे। और उस समय कौन सी राजनीतिक पार्टी ब्रिटेन में सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ? जब आज़ादी मिल गया था तो मतलब इसका संविधान तैयार करने का एक फॉर्मेट अंग्रेज के समय से ही तैयार होना चल गया था। जो वो नियम बना रहे थे उसी के अकॉर्डिंग बेस पर हम लोग अपना संविधान भी तैयार किए थे। तो देखिए किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो 1773 में
एक अधिनियम बन करके आया उसे रेगुलेट करने के लिए शासन प्रणाली कंपनी का, तो उसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। वो कब आया था? 1773 में आया था, तो इसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसमें क्या था? तो ब्रिटिश संसद ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। फिर है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो याद रखिएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था रेगुलेट करने के लिए कंपनी को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था, तो वो कब? तो 1776 के एक्ट के तहत, मतलब 1786 के 1786 के एक्ट के तहत उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे यहाँ पे, तो उनको जो है अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था 1786 के एक्ट के द्वारा। मतलब जब रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके बाद समय समय पर संशोधन, उसमें सुधार के लिए एक्ट आता गया, अधिनियम बनता गया, उसी को रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये सब कहा जाता है। देखिए, काउंसिल कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था उस समय और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था। 1786 एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। किसके तहत? तो 1786 के एक्ट के तहत। फिर आता है कि पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो 1784 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा कि कभी रेगुलेटिंग एक्ट कह रहा है, कभी पिट्स इंडिया एक्ट कह रहा है, कभी सीधे एक्ट कह रहा है, तो ये उसी तरह है, ठीक है ना। रेगुलेट करने से संबंधित जिसमें नियम रहता था तो उसको रेगुलेटिंग एक्ट कर दिया गया, जिसमें नॉर्मल जनरल रहता था उसे सीधा एक्ट बोला गया, ऐसे समझने के लिए। फिर पिट्स इंडिया एक्ट है, तो ये मतलब है कि कुछ नियम कानून बना के भेजा गया कि ऐसे नहीं चल रहा है भाई, इस तरह से ऐसे करो, तो वही है। और इसमें खास करके डेट याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में पारित किया गया था और इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? तो कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, ये पूछा जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा किया गया। इसमें भारत में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य को हटा करके 3 सदस्य कर दिया गया। नागरिक और सैन्य अधिकारों को भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा गया था। आगे देखेंगे हम लोग। अगला है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नागरिक सेवा उस समय ICS की परीक्षा कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस, ICS की परीक्षा कहा जाता था। उसके लिए पहले क्या था कि इंडिया में जो भी आते थे, जैसे कि अभी की DM के पद हो गए, तो वहाँ से जो बड़े बड़े राजघराने के लड़के थे उसको सीधे उठा करके यहाँ पे बना दिया जाता था। लेकिन उसमें भी उस समय देखा गया कि इस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सिस्टम को लाया गया और ये सिद्धांत स्वीकार किया गया कब? 1853 में। याद रखिएगा, डेट पूछा जाता है 1853 में। चार्टर एक्ट 1853 में। अब देखिए यहाँ पे 1853 में जो एक्ट है उसको चार्टर एक्ट कहा जा रहा है। तो ये इसमें यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों के वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधान था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाएगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रतियोगी परीक्षा फिर इसमें आगे होगा कि इंडियन को शामिल करो, इंडियन शामिल हो तो लंदन जाएगा एग्ज़ाम देने, सब उसमें परेशानी। फिर होगा डिमांड कि इंडिया में लो एग्ज़ाम, तो ये सब प्रोसेस है, चलते रहता है। अगला है कि निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें कि इसी अधिनियम को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बोले हैं कि पाकिस्तान भारत के बंटवारे का मुख्य कारण जो है यही अधिनियम बना आगे चल करके, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसमें क्या था? पृथक निर्वाचक मंडल इसमें अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था। इसमें क्या था कि इसे लॉर्ड मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है 1909 का। इसमें भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा था कि मार्लेमेंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है, ठीक है, क्योंकि यही जो है फूट डालने का काम हो गया था यहीं से। फिर है भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? भारतीय उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर की बात हो रहा है। तो
उच्चायुक्त किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। देख सकते हैं यहाँ पे इसका काम क्या था? तो भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधन से होता था। अभी जो है राजदूत कहते हैं इस तरह के लगभग। अगला है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है वह किस चीज़ का आधार बनी? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है 1919 में आया था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है कि तत्कालीन भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लागू किया गया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लागू किया गया था? तो ये 1919 के अधिनियम द्वारा, और उसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। और सांप्रदायिकता वाला पूछेगा तो वो 1909 का हो जाएगा, मार्ले मिंटो वो हो जाएगा। ठीक। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। लॉर्ड जॉर्ज थे 1919 में। जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। याद रखिएगा, लॉर्ड जॉर्ज थे 1919 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये 1935 का अधिनियम कहा जाता है। 1935 में एक अधिनियम आया जो कि लगभग लास्ट था, उसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम ही आया। तो ये 1935 के अधिनियम पर जवाहरलाल नेहरू जो है कहते हैं कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो है लेकिन इसका इंजन ही नहीं है। अगला है ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ठीक है ना। तो जो बताए हैं अभी तक, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1833 ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसी को अभी पढ़ाए हैं। क्या कहते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। और ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, तो ऐसा नहीं था कुछ, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा ऐतिहासिक नहीं था वहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में आया उसको गुलामी का चार्टर बताया कौन? तो देखिए इसमें जो भी ऑप्शन दिया है उसमें से कोई भी नहीं होगा। और देखते हैं इसका आंसर कि लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान 12 अप्रैल 1936 को अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर कहा था। देखिए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं 1935 का अधिनियम को गुलामी का चार्टर, और ये इन्हीं अधिनियम को बोले थे कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है। इस अधिनियम में क्या था? तो इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय राज्य रियासत दोनों शामिल थे। हालांकि यह कभी अस्तित्व में नहीं आ सका। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल के गठन का प्रावधान किया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे, ये बीपीएससी टीचर में पूछा गया है 11-12 का 2023 में दिसंबर में जो टीआरई 3 हुआ था उसमें का ये क्वेश्चन है। टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में हुआ था। तो अगर आप टीआरई 4 के एग्ज़ाम कर रहे हैं तैयारी, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और इसका रिवीजन ज़रूर करें। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी। क्या समाप्त की थी? अभी बताया, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से नहीं है वो बताना है। देखिए पहला है गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन हुआ, बिल्कुल सही। प्रांतीय स्वायत्तता बिल्कुल सही, समाप्त कर दी गई। प्रांतों में द्वैत शासन खत्म हो गया यानी प्रांत स्वायत्त हो गया। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, तो देखिए कोई भी अधिनियम जो आया 1935 में उसका मूल्यांकन कुछ समय बाद ना होगा, उसी समय थोड़ा हो जाएगा, ये गलत हो गया। और भारत के संघ का प्रस्ताव इसमें था, तो ये बिल्कुल सही। और इसमें गलत पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लेटेस्ट ये 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम 2024 में जो हुआ था दिसंबर में, उसमें ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था। तो ये कौन सा दिया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने कानूनी रूप से ये बताया कि मतलब भारत और पाकिस्तान दो अलग राज्य होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए ये अभी लेटेस्ट 71वीं बीपीएससी एग्ज़ाम 2025 में जो हुआ था उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये बुक एकदम लेटेस्ट है जिसका आपको रिवीजन करा रहे हैं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप 72वीं बीपीएससी देने वाले हैं, बीपीएससी एईडीओ देने वाले हैं या टीआरई का एग्ज़ाम देने वाले, टीआरई 4 या बिहार दरोगा कोई भी एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक जो है किसे माना जाता है? याद रखिएगा, द्वैध शासन का जनक जो है सर लियोनल कार्टिस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। सर लियोनल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। उनके द्वैध शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। फिर है मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो ये था द्वैध प्रणाली पे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मुद्दीमन कमेटी जो है उसको द्वैध प्रणाली के कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। यानी सीधा बात है कि मुद्दीमन कमेटी का संबंध द्वैध प्रणाली से था। देखिए ये टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। टीआरई 3 जुलाई 2024 में हुआ था, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए मुद्दीमन समिति या मुड्डीमैन समिति की नियुक्ति वर्ष 1924 में अलेक्जेंडर मुद्दीमन के नेतृत्व में हुई। इस समिति को भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित संविधान पर द्वैध शासन के मुद्दों पर चर्चा एवं जांच के लिए नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सदस्यों के अलावा इसमें 6 भारतीय सदस्य भी थे, जिसमें शिव स्वामी अय्यर, आरपी प्रांजपे, तेज बहादुर सप्री, विजय चंद मेहताब, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिन्ना। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1925 में दी थी। अब देखेंगे आधुनिक इतिहास के विविध के कुछ क्वेश्चन हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए MAO यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। काफ़ी ये बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है ना। अभी 71वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में तो यहाँ पे देखिए प्रधानाचार्य का नाम पूछा जा रहा है किसका? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, उसके प्रिंसिपल रह चुके थे ये शख्स। और 19वीं सदी के अंतिम दशक में इन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। तो इसका नाम क्या था? इनका नाम था थियोडोर बेक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। काफ़ी इस क्वेश्चन नया क्वेश्चन देखने को ये मिला था बीपीएससी के इतिहास में, अभी तक ये नहीं पूछा गया था और ये इसको अभी 71वीं बीपीएससी जो 2025 में होता है उसमें पूछा गया। थियोडोर बेक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल थे 19वीं सदी में, जो मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिए थे। अगला है कि आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, सालबाई की संधि, वांडीवास की लड़ाई और टीपू सुल्तान की मृत्यु। इसको आप सही कालक्रम में तभी सजाइएगा जब इसका डेट आपको याद हो। देखिए अभी ये भी 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसका डेट हम लोग सबसे पहले देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला है वांडीवास की लड़ाई। तो वांडीवास की लड़ाई सबको जानता है। वांडीवास की युद्ध जो है 1760 में हुआ था। नहीं जानते हैं तो याद रखिए, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, ठीक है ये लड़ाई, और 1760 में हुआ था। यह सबसे प्राचीन, मतलब जो अभी ऑप्शन दिया गया उसमें 1760 में। फिर है राजा नंद कुमार को मृत्युदंड दिया गया कब? तो 1775 में। कालक्रम सजाने का मतलब है कि डेट के जो सबसे पुराना है उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, ये क्रम चलते रहता है। राजा नंद कुमार कौन थे? तो ये बंगाल के उच्च ब्राह्मण और पूर्व दीवान राजा नंद कुमार को जालसाजी के आरोप में मुकदमा चलाकर फांसी दी गई थी और यह घटना 1775 में कलकत्ता में हुआ था। तो दो चीज़ यहाँ से याद रखें कि वांडीवास की लड़ाई 1760 में, राजा नंद कुमार का मृत्युदंड 1775 में। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सालबाई की संधि। तो सालबाई की संधि जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 में हुआ था, उसकी समाप्ति जो है सालबाई की संधि के तहत हुआ था। और ये संधि कब हुआ था? 1782 में हुआ था। याद रखिएगा, सालबाई की संधि 1782 में हुआ और ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समझौता था। फिर है टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे। इनकी मृत्यु जो है श्रीरंगपट्टनम में हुआ था और युद्ध में ये मारे गए थे कब? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, यानी 1799 में।
सबसे लास्ट में ये हो जाएगा, और इस टाइम के अकॉर्डिंग कालक्रम को हम लोग सजा करके आंसर दे सकते हैं। फिर है हमारा कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, उनके संबंध में कौन सा कथन सही है, चलिए देखते हैं। पहला कथन था उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। दूसरा है 68 वर्षों तक शासन किया और 94 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने 72 वर्षों तक शासन किया और 92 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। उन्होंने 66 वर्षों तक शासन किया और 90 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। फिर है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। काफ़ी ये पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया जो है उनको भारत की सामग्री नियुक्त किया गया कब, तो 1877 में, ये डेट याद रखिएगा। और 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। अब ये क्या है तो समझ लीजिए, उनको बस रिस्पेक्ट देने के लिए। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी, देखिए वही है पूछा गया, तो ये 1877 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कथन बताना है। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। दूसरा दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया, बाकी ऑप्शन इधर है। तीसरा है विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो देखिए यहाँ जो भी कथन दिया गया है राजा राम मोहन राय के बारे में तो वो भी सही है, दयानंद सरस्वती के बारे में वो भी सही है, यहाँ विवेकानंद के बारे में भी कहा जा रहा है कि विश्व धर्म संसद में भाग लिए तो वो भी सही है। तो यहाँ पे सभी सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। देखिए यहाँ भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, लेटेस्ट अभी टियर 3 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीयों के लिए भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया, और 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद भाग लिए थे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक शिक्षा का अग्रणी माना जाता है। राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये राजनीतिक सुधार को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। काफ़ी धार्मिक सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, ठीक है ना, इसलिए इनको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया गया था, कौन उठाए थे, तो ये मौलाना हसरत मोहानी थे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग मौलाना हसरत मोहानी ने की थी। 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास के जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, परंतु गांधी जी ने इस मांग का विरोध किया और मांग निरस्त कर दी गई। आगे है फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और एक छूट गया यहाँ पे, ठीक है, वो क्या था, ने दुनिया को प्रेरित किया। तो यहाँ पे याद रखिएगा 3 फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था उसमें 3 नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व। तो बंधुत्व का ही यहाँ पे अर्थ भाईचारा से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये आप कमेंट करके बताइए कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था। फिर अगला है कि सर सैयद अहमद खां सबसे कट्टू आलोचक कौन थे। सर सैयद अहमद खां के सबसे कट्टू आलोचक कौन थे, तो ये सर सैयद अहमद खां के सबसे कट्टू आलोचक जमालुद्दीन अफगानी थे, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ये वही सर सैयद अहमद खां हैं जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे, जो बाद में चल करके AMU का रूप लिया। आगे है कौन सा युग में सही है, तो देखिए पहला दे रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। दूसरा है कि 1908 में कांग्रेस में फूट हुआ, तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस में फूट हुआ लेकिन 1908 गलत है। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ, बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 1907 में सूरत विभाजन में कांग्रेस का, मतलब 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, वहाँ 8 दिया था, गलत है, 1907 होगा सही। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। फिर नुआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नुआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो ये निर्मल कुमार बोस थे, ठीक है।
निर्मल कुमार बोस थे। देखिए, बंगाल के नुआखाली क्षेत्र में फैले हिंसा के दौर में महात्मा गांधी के निजी सचिव प्रसिद्ध बंगाली मानवशास्त्री और गांधीवादी नेता निर्मल कुमार बोस थे। उन्होंने बंगाल में महात्मा गांधी के दूरभाषीय के रूप में भी कार्य किया। वो वर्ष 1946 से 47 तक महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि बम्बई योजना में प्रस्ताव था, किस चीज़ का प्रस्ताव था? तो देखिए, ऑप्शन दे रहा है कि तीव्र आर्थिक विकास दर का, समान वितरण का, कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का, कर्मचारी कामगार कल्याण योजना का। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि बम्बई योजना, जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है, यह 1944 में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिक आधारित प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई। साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकता के रूप में कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि उपरोक्त एक से अधिक कथन यहाँ पे सही हो रहे हैं। अगला है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आरंभ की गई थी? याद रखिएगा, 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय, और लेकिन 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, जहां से चल करके 1881 के बाद से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होना शुरू हो गया है, जो 2011 तक लगातार चला। इधर कोरोना की वजह से 21 में होने वाला था, जो टल गया, अब उसे 2027 में स्टार्ट किया गया है। किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो वे थे जोरावर सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जोरावर सिंह डोगरा जनरल थे, जिन्होंने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किए थे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें दिया है कि कौन से कथन सही हो, उसको पहचानना है। कथन पहचाना है। पहला कथन दिया है कि लईक अली निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। दूसरा है हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था। तीसरा है कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षरित किए थे। चौथा है शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिर दीवान थे। के एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। और इसमें बताना है क्या कि कौन से कथन सही है। तो देखिए, पहला जो है कथन हमारा क्या कह रहा है कि लईक अली निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, बिल्कुल सही। दूसरा, हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था, तो ऑपरेशन पोलो चला था लेकिन 48 घंटा नहीं, यहाँ गलत हो जाएगा। दूसरा है कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15 अगस्त 1947 को हुआ, ये गलत है। शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, बिल्कुल सही है। के एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1, 4 और 5 कथन सही है, बाकी गलत है। आगे देखिए, किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमेशा परेशान करते रहेंगे भारत में। तो ये कहे थे महात्मा गांधी, याद रखिएगा, महात्मा गांधी कहे थे कि जब तक ये तीसरी शक्ति जो है इंडिया में है, तीसरी शक्ति इंग्लैंड को बोले थे अंग्रेज़, तब तक हमें भारत में सांप्रदायिकता का मतभेद परेशान करते रहेगा, ये महात्मा गांधी कहे थे। लेकिन ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, होम रूल लीग, खेड़ा सत्याग्रह, सूरत विभाजन, मार्लियामेंटो सुधार कब कब हुआ था, उसको देखना है और कालक्रम में बताना है। तो देखिए, होम रूल लीग की शुरुआत कब हुआ था? सूरत विभाजन पता होगा कि 1907 में हुआ था, ठीक है। मार्लियामेंटो जो है 1909 में हुआ था, ठीक है। फिर है खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, ये कमेंट करके बताइए। होम रूल लीग जो है वो कब हुआ था? तो ये इसको क्रम सजाइएगा। सबसे पहले जो आ जाएगा हमारा सूरत विभाजन आ जाएगा 1907 में, उसके बाद 1909 में आ जाएगा मार्लियामेंटो, फिर उसके बाद आएगा होम रूल लीग 1920 में और 1920 में, और खेड़ा सत्याग्रह 1921-22 में हुआ था। तो 2, 4, 1, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए एग्जैक्ट डेट जो है, सूरत विभाजन 1907 में, मार्लियामेंटो सुधार 1909 में, होम रूल लीग 1916 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हो जाएगा। याद रखिएगा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य जो है गरीबों में सबसे गरीबों की सहायता करना, उसी का लिए चलाया गया, मतलब गरीबों में भी जो सबसे गरीब है उसके लिए अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया था।
ये गांधी जी ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उनका मानना था कि अंतिम व्यक्ति तक मतलब पहुंच होना चाहिए, उनको मदद किया जाए। भारत में वह महान एकता करता कौन था जिसने केवल दूसरे को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था? यह किसने कहा था? तो चलिए यहाँ पे देखिए, जो भी ऑप्शन दिया है वो नहीं है, और ये कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कहा। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं होने की वजह से ऑप्शन नंबर ई इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी नया क्वेश्चन है ये। देखिए अभी टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में वो महान एकता करता था जिसने केवल दूसरे को सहिष्णु नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। ये कहे थे महात्मा गांधी के संबंध में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे? तो ये एआईसीसी के खजांची रहे और 1930 में जेल गए, तो ये है जमनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगी में से थे। वे लंबे समय तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे। कोषाध्यक्ष को ही खजांची बोला जाता है। वे वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। अगला क्वेश्चन है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? अंबाबाई जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थी, वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वो कर्नाटक से संबंधित है। अंबाबाई स्वतंत्रता सेनानी है जिनका संबंध कर्नाटक से है। दक्षिण भारत में इन्होंने जो असहयोग आंदोलन में काफ़ी भूमिका निभाई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करके यहाँ अधिकारी बन गए थे, लेकिन एक छोटी सी भूल की वजह से इनको हटा दिया गया था अंग्रेज़ द्वारा। तो ये 1874 में ये घटना हुआ था, याद रखिएगा। देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और उनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण 1874 में उन्हें पद से हटाया गया था। फिर है कथन एक दिया हुआ है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ये किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। ये सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से संबंधित है, और बिहार के मतलब फाउंडर इनको कह सकते हैं कि जब बंगाल से अलग कराया गया तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। इन्होंने व्हाइट मैन बर्डन कहा कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। कौन कहे थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर है समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग इधर देखेंगे 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है पहला ऑप्शन दे रहा है कि ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह किया गया, तो बिल्कुल सही। दूसरा है इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, बिल्कुल सही। तीसरा है भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, ये भी सही है। तो ये सब प्रक्रिया हुआ था राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने के लिए, इसलिए यहाँ एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सजाना है। चलिए देखते हैं। इसका डेट कालक्रम में सजाने के लिए याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि दांडी मार्च जो है कब हुआ था? तो दांडी मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से, और दांडी तक गया था लोग। उसके बाद साइमन आयोग जो है ये 1928 में भारत आया, इसका गठन 27 में हुआ था। फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता जो है ये 1931 में हुआ था। और पूना पैक्ट जो है
ये 1932 में हुआ था 24 सितंबर को। तो यहाँ पे आप इसको सजा सकते हैं। सबसे पहले कौन हो जाएगा? 1928 वाला साइमन कमीशन, तो ये बी हो गया सबसे पहले। उसके बाद जो है 1930 वाला दांडी मार्च आ जाएगा, ए आ गया। उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता, डी आ गया। फिर सबसे लास्ट में पूना पैक्ट है, तो ये सी ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये डेट याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला है कि डैश जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे थे? तो ये शब्द लिखे हैं एस गोपाल। एस गोपाल का एक कथन है कि जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ उनका कब? तो 1947 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन हुआ और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ उनको एक बौद्धिक विकास हुआ, जिससे काफ़ी कुछ उनको समझने में मिला। ये कथन है एस गोपाल का, किनके प्रति? तो जवाहरलाल नेहरू के लिए। फिर है हमारा अगला कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई, वो देखना है। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये कब आया था? तो ये आया था अगस्त 1942 में, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन कब आया? तो ये मार्च 1942 में। ये दोनों 1942 का ही है, लेकिन महीना का अंतर है। फिर इसके बाद गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन हुआ, तो ये 43-44 के आसपास में हुआ था, 1943 में। कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 की घटना है और इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है, तो 1942 वाला होगा और वो क्रिप्स मिशन हो जाएगा, क्योंकि भारत छोड़ो अगस्त में 1942 में हुआ और ये मार्च 1942 में, तो क्रिप्स मिशन सबसे पहले आ जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग कि बारदोली सत्याग्रह, चौड़ी चौड़ा, यरवदा, नुआखाली, इसको मिलान करना है। चलिए देखते हैं। पहला दे रहा है कि बारदोली, तो बारदोली कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद चौड़ी चौड़ा कहाँ पे है? तो चौड़ी चौड़ा उत्तर प्रदेश में है। यरवदा जेल कहाँ है? तो ये यरवदा जेल जो है महाराष्ट्र में है। नुआखाली पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरह से हमारा ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैचिंग में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ डेट को लेकर के इशू रहा होगा, इसलिए कमीशन इसको हटा दिया है। अगला है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। मतलब किस दल से वो चुने गए थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, जैसे कि इंडिया में जो है लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी तरह ब्रिटेन में 2 सभा है, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे और वे उस समय उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इसी को कंजर्वेटिव पार्टी भी बोलते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उदारवादी दल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के आधिकारिक दूत बने? आधिकारिक दूत, तो वो है दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में भारत के आधिकारिक दूत बने, यानी एम्बेसडर बन के गए थे। देखिए यहाँ टीआरई में लेटेस्ट पूछा है, टीआरई 2 में। तो इंग्लैंड में भारत के अनाधिकृत पूछा जा रहा है, अनाधिकृत दूत, तो ये दादा भाई नौरोजी बने थे। उन्हें ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी उन्होंने। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? तो सबको पता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर था, और इन्हीं को पहला नोबेल प्राइज़ मिला था, इंडियन पहले थे। बताइए इनको कमेंट करके कि इनको गुरुदेव की उपाधि कौन दिए थे? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये सबको पता है, लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और ये जय जवान जय किसान का नारा दिए। फिर हमारा है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो देखिए ये 1947 के बाद पूछा जा रहा है किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, तो ये थे अरुणा आशरफ अली थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयं और सुचिता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। तो याद रखिएगा, अरुणा आशरफ अली इनका नाम है। फिर है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये देवबंद के कौन थे? तो ये अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने मजमिल उल नदवा, जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखे गए थे लेखों का संग्रह किए और उर्दू पत्रिका अल नदवा में प्रकाशित किया था। 1940 से 46 तक ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। इनकी फेमस पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम है। कैथरीन मेयो, अब आता है कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले और चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच
आम रिश्ता क्या था, तो वो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियाँ लिखी थी। ये सभी लेखक थे कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, ये चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी। ये सभी ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का क्या हाल था उस पर अपनी टिप्पणियाँ लिखे थे। आगे देखेंगे हम लोग। अगला है कि रजनी पाम दत्त ने कहा है कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये बात कहा था? एक इतिहासकार है रजनी पाम दत्त, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि वे साम्राज्यवाद से वो पार्टी लड़ भी रही है और उसको सहयोग भी कर रही है। तो ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा गया। ऑप्शन नंबर ए से राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है कि कौन सी जोड़ी सही है। देखिए, विनोबा भावे द्वितीय सत्याग्रही थे, गलत, ये प्रथम सत्याग्रही थे। उसके बाद है CR दास यानी चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है, बिल्कुल सही, तो यही सही है और ये सभी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसी को नॉन अलाइंड मूवमेंट भी बोलते हैं और इसी को शॉर्ट फॉर्म में नैम भी बोला जाता है। नैम का नेता कौन था? तो इसमें भारत एक इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भारत की पहल पर शुरू किया गया था। ज्ञातव्य है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, घाना के राष्ट्रपति क्वामे नुक्रोहम और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने ये सभी मिल करके विश्व शांति और आपसी सहयोग के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं? तो ये गुटनिरपेक्षता अभी हम बताए हैं। मदर टेरेसा की जन्मभूमि कौन सी थी? तो मदर टेरेसा की जन्मभूमि अल्बानिया थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बाद में भी भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिए। मदर टेरेसा अल्बानिया की मूल निवासी थी। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को वर्तमान उत्तर मैसेडोनिया के स्कोपजे नामक शहर में हुआ था। वर्ष 1929 में कोलकाता आई मदर टेरेसा ने निर्धनों एवं बीमार लोगों की सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की 1950 में स्थापना की तथा बेघर, बीमार लोग व दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नामक आश्रय गृह की स्थापना की और मदर टेरेसा को इसके लिए 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। फिर है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाया था? ठीक है, तो इनके द्वारा स्थापित जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाया। ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके साथ शुरू की? तो ये है मार्च 1836 के कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ। ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वो मार्च 1836 के कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ अपना उद्घाटन शुरू किया था। देखिए, ये अभी लेटेस्ट पूछा गया है BPSC TRE 3 में क्वेश्चन, तो ये एकदम लेटेस्ट बुक है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। फिर है पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो पंचशील एक सिद्धांत है जिसकी मुख्य विशेषता है कि देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व स्थापित करना। तो यहाँ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचशील एक तरह का समझौता है जो कि भारत और चीन के बीच हुआ था। कब? 29 अप्रैल 1954 को। यह दो देशों जिन देशों के बीच समझौता होता है उन देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करता है पंचशील समझौता। देखिए, 5 इसमें सिद्धांत है। पहला क्या है? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना। दूसरा है अनाक्रमण, अर्थात एक दूसरे को पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ। पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। फिर है अगला क्वेश्चन कि कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने के लिए में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो ये है पंचशील समझौता। तो पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच हुआ था, लेकिन ये समझौता भारत और चीन के सीमा विवाद को सुलझाने में सहायक नहीं सिद्ध हो सका, जिसके बाद जो है युद्ध हो गया था। और ये क्वेश्चन अभी देख लीजिए लेटेस्ट TRE 3 में पूछ दिया है। फिर है कि ASI मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले निदेशक कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए अभी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। फिर आगे देखेंगे हम
देखिए अगला क्वेश्चन है, कुछ संगठन दिया हुआ है उसका मुख्यालय पूछा जा रहा है कि स्वदेशी सेवक होम, यूनाइटेड इंडिया हाउस, युगांतर आश्रम और INA या आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था। तो चलिए डायरेक्ट इसके हम सॉल्यूशन पे चलते हैं कि स्वदेशी सेवक होम जो है इसका मुख्यालय वैंकूवर में था, यूनाइटेड इंडिया हाउस का मुख्यालय सियाटल में था, युगांतर आश्रम का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, INA या आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून में था। ठीक है, रंगून बर्मा जो म्यांमार है आजकल वहाँ था। फिर कि निम्नलिखित को सम्मिलित करके सही कूट का चयन कीजिए। राजनीतिक संगठन दिया हुआ है और संस्थापक उसके पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे देखेंगे। 17वीं BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए खक्सार जो है इसकी स्थापना इनायतुल्लाह मशरिकी किए थे। सोशलिस्ट पार्टी जो है जयप्रकाश नारायण इसके संस्थापक हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है भीमराव अंबेडकर इसके संस्थापक है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। फिर आगे देखेंगे हम लोग कि भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का नियुक्ति किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्टिन चैम्बरलेन। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है उसको बताना है। देखिए मुहाजिर कौमी आंदोलन जो है यह पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। ये मतलब मुहाजिर जो है एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जो कहीं से दूसरे जगह से आकर के बसे हुए लोगों को तंज कर मारा जाता है, ये कह करके। तो पाकिस्तान में खास करके उन मुसलमानों को जो मतलब भारत से जा कर के वहाँ बस गए उनको मुहाजिर कह के पुकारा जाता है। तो इस पर काफ़ी विवाद होता है, जिसके लिए एक आंदोलन शुरू हुआ था, उसी को मुहाजिर कौमी आंदोलन कहते हैं। इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर है दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। तो दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो कि इराक में थी, याद रखिएगा। देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान इराक, उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की तथा पश्चिमी ईरान के क्षेत्र में विकसित हुआ। इजिप्शियन सभ्यता यानी कि मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था और यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। तो याद रखिएगा सबसे पुराना मेसोपोटामिया है, उसके बाद मिस्र की सभ्यता है। अब आते हैं पुस्तक पत्रिका और लेखक से संबंधित कथन है। पहला कथन है कि सही कथन चुनिए। क्वेश्चन कह रहा है, पहला है इसमें आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है आर्यभट्टीय। दूसरा है लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त द्वारा कृत किया गया, गलत। पंच सिद्धांति का 7वीं सदी का ग्रंथ है, बिल्कुल नहीं। गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया, गलत। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि आर्यभट्टीय 5वीं-6वीं ईस्वी के महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य थे। आर्यभट्टियम गणित संबंधी ग्रंथ है। लीलावती के रचनाकार भास्कर द्वितीय है, याद रखिएगा लीलावती के रचनाकार भास्कर द्वितीय है। पंच सिद्धांतिता के रचयिता बराहमिहिर है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और गणित सार संग्रह में शून्य को भी संख्या माना गया है। देखिए फिर है कि कौन सा सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करना है इस कथन में। तो देखते हैं, ये अभी लेटेस्ट 71वीं BPSC 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है कि जेम्स ऑगस्टस हिकी, और ये केलकट्टा क्रॉनिकल इनसे दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। दूसरा है दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश, तो ये सही है। जस्टिस पार्टी रामास्वामी नायकर, ये भी सही है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, ये भी सही है। लेकिन जेम्स ऑगस्टस हिकी का संबंध जो है केलकट्टा क्रॉनिकल से नहीं रहा है, तो और ये नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जेम्स ऑगस्टस हिकी 1780 में हिक्कीज बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्र निकाले थे और कलकत्ता क्रॉनिकल से संबंध नहीं था उनका। फिर इसमें दयानंद सरस्वती तो बता ही दिए, सत्यार्थ प्रकाश। EV रामास्वामी नायकर जो है दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन तथा आत्मसम्मान आंदोलन के नेता थे। और जस्टिस पार्टी से जुड़े ज्योतिबा फूले जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की। फिर है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। फिर है यहाँ पे 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का क्या नाम था,
चलिए देखते हैं इस प्रश्न में कुछ त्रुटि है तो डायरेक्ट इसका सोल्यूशन देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा 1803 से 4 में लिखी गई पुस्तक तुहफतुल मुआहिदीन थी, जिसका प्रकाशन 1805 में हुआ था। इस पुस्तक की रचना अरबी प्रस्तावना के साथ मूलतः फारसी भाषा में की गई थी, जबकि इनकी एक अन्य पुस्तक वेदांत ग्रंथ का प्रकाशन 1815 में हुआ था। अतः 1815 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली वेदांत ग्रंथ इनकी पहली पुस्तक नहीं थी। ये काफ़ी बहुत सारे भाषा के विद्वान थे राजा राम मोहन राय, तो ये नहीं समझिएगा कि उर्दू और फारसी अरबी में लिखा है तो उनका पुस्तक या पत्रिका नहीं हो सकता है, बिल्कुल है। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो देखिए बांग्ला नाटक था नील दर्पण, ठीक है ना, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद किए थे माइकल मधुसूदन दत्त ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी 1868 में। फिर है 1901 में दादा भाई नेहरू की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई। किसने सहायक भूमिका निभाई थी? तो ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला था, ठीक है। ये ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की? एक किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लिखे थे दादा भाई नेहरू ने, ठीक। देखिए अभी का लेटेस्ट है ये। फिर आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नेहरू, अभी बता दिए। कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? देख लीजिए राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द हिंदू था, बंगाली था, दी महारत्ता था, द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। इसमें राष्ट्रवादी भावना का भी मतलब बात नहीं होता था, इनको राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। महारत्ता एक मराठी समाचार पत्र था जो राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देता था। फिर है भारत ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचार किया जाता था? तो ये है अमृत बाजार पत्रिका। काफ़ी इसमें मतलब उग्र रूप से राष्ट्रवाद को प्रचार किया जाता था। देखिए अभी ये लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, नाम याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र है जो प्रारंभ किया था कब, किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी द्वारा। याद रखिएगा द यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। अभी देखिए लेटेस्ट है ये, और इससे संबंधित ये कन्फ्यूजन होता है यंग इंडिया में, तो महात्मा गांधी याद रखिएगा। फिर है हमारा कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? नहीं पूछा जा रहा है, तो यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधि नहीं होगा, क्योंकि महात्मा गांधी इसके संपादक रहे हैं और महात्मा गांधी अहिंसक थे, तो वो हिंसा को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए क्रांतिकारी गतिविधियाँ उनकी पत्रिका में नहीं होगी। फिर है बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? याद रखिएगा बहिष्कृत भारत जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का था, ये याद रखिएगा। फिर है उसके बाद कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो ये थे अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, तो ये अरविंद घोष के हैं। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसने लिखा अभी बताएं? तो ये अरविंद घोष हो जाएगा। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, अरविंद घोष। हिंदू पैट्रियोट का संपादक कौन था? हिंदू पैट्रियोट का संपादक जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। हिंदू पैट्रियोट एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका थे, इसके संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? तो ये सी.आर. दास मतलब चित्तरंजन दास, ठीक है। आगे देखेंगे अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जो है लाला लाजपत राय है। ऑप्शन नंबर सी, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ठीक है ना, तो इसमें बताइए आप कमेंट करके कौन है अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका। देखिए अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका जो है वो अल हिलाल है। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा कि अबुल कलाम आज़ाद के अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन किए थे वो। फिर अगला है कि इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा था? तो ये राजेंद्र प्रसाद लिखे थे इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक। आगे है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का ही बताया, वही राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। देखिए टीआरई में भी हेड मास्टर में पूछा गया है। 1878 में
द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो ये जी सुब्रमण्यम अय्यर का है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए TRE 3 में ये पूछा गया है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ पुस्तक है, उसके लेखक का नाम दिया गया है। चलिए डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं, नहीं तो एक स्लाइड में नहीं आ पाएगा। यह है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। ये ताराचंद द्वारा लिखित था। भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है इसमें। फिर है आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, जिसमें सन्यासी विद्रोह पर आधारित है ये। उसके बाद है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, जो कि राजा राम मोहन राय की कृति है। फिर है द इंडियन मुसलमान्स, ये W हंटर द्वारा लिखा गया था। और के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार नामक पुस्तक लिखी थी। एक बार और पढ़ देते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय, द इंडियन मुसलमान W हंटर, और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता ने लिखी थी। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडिया अनरेस्ट के लेखक जो है वैलेंटाइन सिरोल है। और ये मतलब बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहे थे। ये भारत में अशांति का जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक को कहते कौन? वैलेंटाइन सिरोल। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी एक उपन्यास है जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। झंडा गीत किसने लिखा था? बताइए आप कमेंट करके, झंडा गीत किसने लिखा? देखिए झंडा गीत की रचना जो है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। झंडा गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। उसके बाद है कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, वंदे मातरम के रचनाकार। आगे है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया था? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। उसके बाद है ए गैलरी ऑफ रास्कल्स। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रस्किन बॉन्ड है, काफ़ी फेमस राइटर है ये। तो ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो देशेर कथा पुस्तक जो है सखाराम गणेश देवस्कर लिखी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देशेर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ये ज्योतिबा फूले है गुलामगिरी के लेखक। आगे देखेंगे कि लेखकों की सूची है और उससे मिलान करना है। चलिए इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक ये BD सावरकर लिखे। उसके बाद है 1857 नामक पुस्तक सीधा SN सेन लिखे। उसके बाद किसान और राज ये एरिक स्टोक्स लिखे। और फिर है नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह ये SB चौधरी द्वारा लिखा गया था। आइए देखते हैं अगला। उद्वंत प्रकाश। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये है मौलिक कवि। ऑप्शन ए उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक पूछे तो कौन हो जाएगा? मौलिक कवि। फिर है प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये सागरिका घोष द्वारा लिखा गया था। इंदिरा गांधी के बारे में इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ये सागरिका घोष लिखी है। फिर इसके बाद है कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडिया ग्रीन मूवमेंट ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये सुनीता नारायण के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पुस्तक 1984 नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये जॉर्ज ऑरवेल लिखे थे। 1984 नामक पुस्तक कौन लिखे? जॉर्ज ऑरवेल लिखे थे। फिर उसके बाद है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन ये किसके द्वारा? नीरज सी चौधरी द्वारा लिखा गया है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। देखिए बुक का नाम जो है इसमें कुछ समझना नहीं होगा, उसको याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अनीता रॉडिक किसकी लेखिका है? तो अनीता रॉडिक जो है ये बिजनेस एज अनयूजुअल के लेखक हैं। एक पुस्तक है बिजनेस एज अनयूजुअल, उसके लेखक है अनीता रॉडिक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है लाइफ डिफाइन नामक पुस्तक के लेखक है अरविंदो घोष है, काफ़ी फेमस पुस्तक है ये। उसके बाद है द मूड्स लाइट साई के लेखक कौन है? द मूड्स लाइट साई के लेखक है सलमान रश्दी, काफ़ी फेमस राइटर है ये सलमान रश्दी। उनकी पुस्तक है द मूड्स लास्ट साई। फिर इसके बाद है ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक
रचना का संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसके रचयिता रोमी देव है, बिल्कुल सही है। इसमें कपिल देव का खेल जीवन का विवरण है, बिल्कुल सही। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार MF हुसैन के हाथों हुआ, बिल्कुल सही, यानी सभी कथन सही हैं। कौन सा? ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है मैचिंग से रिलेटेड। लेखक का नाम है, पुस्तक का नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं सीधा इसके पुस्तक के नाम पे। पहला पुस्तक है ए क्रिसमस कैरोल, इसके लेखक है चार्ल्स डिकेंस। दूसरा है मिडनाइट चिल्ड्रन, इसके लेखक है सलमान रश्दी। तीसरा है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, इसके लेखक है शशि थरूर। चौथा है द कंपनी ऑफ वुमेन, इसके लेखक है खुशवंत सिंह। इस तरह से पुस्तक वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब आता है कला संस्कृति पे, ये लास्ट ही है, अब खत्म होगा हमारा सेशन। उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये राजा की बावली है, राजा की बावली है, जो कि 16वीं सदी की बावड़ी है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित इसको किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 71वीं यूपीएससी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। फिर है भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? देखिए इसके ऑप्शन सही नहीं है, आगे देखेंगे, देख देते हैं कि चित्रकूट मंदिर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है। चित्रकूट जनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? तो 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला जो है ये हरिद्वार में मनाया गया था, ठीक, याद रखिएगा। और कुंभ मेला जो है इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन में होता है। जंतर मंतर का निर्माण किया था, किसने किया था? तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह किए थे। फिर इसके बाद है ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया? भारत माता का ऐतिहासिक मूल्यों के लिए किसने पेंट किया था? तो ये अविंदर नाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर है यहाँ मैचिंग है, चलिए डायरेक्ट हम उसके सॉल्यूशन पे देखेंगे। देखिए लोक नृत्य एक तरफ दिया गया है और वो किससे संबंधित है वो पूछा जाए तो बोडरा लोक नृत्य जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, बिहू लोक नृत्य असम से संबंधित है, नटी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और घूमत लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा, बुर्रा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है, बिहू असम से, नट्टी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से और घूमर लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। फिर है थार्डिग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? थार्डिग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये म्यांमार में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। थार्डिग्यूट महोत्सव 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो म्यांमार में हो जाएगा। उसके बाद है स्मारक राज्य में कौन सा युग में सही है वो देखना है। चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है कि शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में, बिल्कुल सही है। दूसरा चित्रदुर्ग किला कर्नाटक में, दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट आर्ट कल्चर ऑफिसर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। बाराबती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में। बाराबती किला जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, बाराबती किला उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब आते हैं पारंपरिक खेल और किस राज्य से वो संबंधित है वो है। चलिए डायरेक्ट इसका हम लोग सॉल्यूशन पे देख लेते हैं। दिया गया है पारंपरिक खेल में क्लारीपैटू जो है वो केरल से संबंधित है, तीरंदाजी मणिपुर से संबंधित है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु से संबंधित है, मलखम्ब मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये पूछा जाता है क्लारीपैटू किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से, तीरंदाजी मणिपुर से संबंधित है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु से संबंधित है, मलखम्ब जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे देखेंगे मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात से दे रहा है और बानेश्वर मेला राजस्थान से दे रहा है। दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर हो जाएगा। मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात में, बानेश्वर मेला राजस्थान में लगता है। अगला है मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्यों का महोत्सव है। दूसरा है इस महोत्सव को महाबलीपुरम नामक शहर में लगभग 10 दिनों तक आयोजित होता है। तीसरा है महाभारत, राधा कृष्ण, बल्ली, मुखम्बा, शिव शक्ति और कई प्राचीन लोक कथाओं से संवेदनशील नृत्य स्वरूपों के माध्यम से जीवंत किया गया। चौथा है पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक अर्जुन तप मूर्ति श्रृंखला के साथ सुसज्जित मंच पर सम्मोहन नृत्य कार्य प्रस्तुत किए जाते हैं। तो देखिए इसमें जो है पहला कथन जो दे रहा है कि यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्यों का महोत्सव है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा जो कह रहा है कि यह महोत्सव महाबलीपुरम नामक शहर में लगभग 10 दिनों तक कह रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा।
महाभारत राधा कृष्ण बल्ली मुख का शिव शक्ति और कई प्राचीन लोक कथाओं को संवेदनशील नृत्यों को 100 रुपये जीवंत करता है, बिल्कुल सही। चौथा है पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक अर्जुन तप मूर्ति श्रृंखला के साथ सुसज्जित मंच पर सम्मोहनकारी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो 1, 3, 4 इसका सही हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी इज ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणगौर त्यौहार मनाता है, तो वो राजस्थान। गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो राजस्थान में, याद रखिएगा गणगौर त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। होयसल कला के संबंध में कथन पर विचार करना है। चलिए देख लेते हैं पहला कौन कथन सही है, उसी को पढ़ेंगे। तो 1, 2, 3 सही है इसका, देख लीजिए। होयसल कला से संबंधित कथन पूछा जा रहा है। तो होयसल शैली 1050 से लेकर के 1300 ईस्वी तक, होयसल शैली 1050 से लेकर 1300 ईस्वी तक कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में विकसित हुई थी, बिल्कुल सही। दूसरा है होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बदामी और पटक्कल में आरंभिक चालुक्य मंदिरों में मानी जा सकती है, बिल्कुल सही। तीसरा है इस कला को नियोजित करने वाला महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर है, ये सही है। चौथा गलत है। तो 1, 2, 3 हमारा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में उत्सव और मेलों के बारे में कथन पर विचार करना है। चलिए देख लेते हैं, कथन का सॉल्यूशन ही देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि पुष्कर मेलों का आयोजन राजस्थान के अजमेर जिला में होता है। पुष्कर मेला का आयोजन राजस्थान के अजमेर जिला में होता है। पुष्कर में ही प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर जैन तीर्थों के लिए भी प्रसिद्ध है। और बिहू असम में मनाया जाता है। पूरम उत्सव जो है मुख्य आकर्षण हाथियों की परेड होती है। पूरम उत्सव में हाथियों की परेड होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है, तो कांचीपुरम में जो है एकाम्बरेश्वर की मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकाम्बरेश्वर मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। उसके बाद जो है कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है, तो असम का कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप है वो बताना है। तो ये जो है सत्रिया ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये असम का राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। उसके बाद है संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। तो ये संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव जो है 1987 से प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए फिर है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी। अभी ऊपर में आ चुका था ये क्वेश्चन। तो ये मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। देखिए टीआरई 3 में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा जो है किसके साथ शुरू की थी। तो ये मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है कहाँ पे, देखिए ये ऑप्शन गलत है, पढ़ देते हैं कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड ओलंपिक की वेबसाइट के अनुसार उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम रुंगराडो 1 मई की दर्शक क्षमता 1,50,000 है, जो कि तथा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूछे तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात में है, जिसकी दर्शक क्षमता 1.32 लाख है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बना हुआ है। उसके बाद है तो इस तरह से अब राज्य व्यवस्था आ गया है और आज हमारा यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हुआ। कैसा लगा फ्रेंड आप लोग ज़रूर बताएं। और काफ़ी मेहनत किया गया है आपके रिवीजन के लिए। ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें, फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।